नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। स्वागत है आप सभी का खबरों की दुनिया में। वीएनएम न्यूज स्टूडियो से मैं हूं सपना। देश, दुनिया, शहर, जिले और गुजरात विधानसभा के चुनावी माहौल पर नजर डालें उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। आइए देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। भाजपा ने बांटी रेवड़ी। संकल्प पत्र 2022 में शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली के लुभावने वादे। भाजपा प्रत्याशी द्वारा आचार संहिता भंग। बालिकाओं को बांटे रुपए, ढोल बजाने वालों पर उछाले रुपए। और चुनाव आयोग ने दिव्यांग, शारीरिक रूप से अक्षम और वृद्ध मतदाताओं के लिए उन्हीं के घर पर किया मतदान का इंतजाम। गुजरात चुनाव को अब एक ही सप्ताह बाकी है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी द्वारा मैनिफेस्टो के रूप में जनता को दिए जाने वाले फायदों का घोषणा पत्र जारी किया गया है। भाजपा ने गुजरात चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने कांग्रेस से दुगनी नौकरियां देने का वादा किया है। भाजपा ने 5 साल में 20 लाख जबकि कांग्रेस ने 10 लाख नौकरियां देने की बात कही है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने छात्राओं को मुफ्त में इलेक्ट्रिक स्कूटी देने का वादा भी किया है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह मैनिफेस्टो जारी किया। इस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गुजरात भाजपा के अध्यक्ष सीआर पाटिल भी मौजूद रहे। नड्डा ने कहा कि हमारा ये संकल्प पत्र महज एक डॉक्यूमेंट नहीं है। बीजेपी सरकार जो कहती है वो करती है। हम संविधान के अनुसार चलते हैं। भाजपा ने घोषणा पत्र में राज्य में 3 सिविल मेडिसिटी और 2 एम्स जैसे संस्थान बनाने का वादा किया है। इसके अलावा दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में 2 सी फूड पार्क बनाए जाएंगे। भाजपा नेता ने कहा कि राज्य में 1000 अतिरिक्त मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां स्थापित की जाएगी। साथ ही असामाजिक तत्वों से वसूली के लिए कानून लाएंगे। वरिष्ठ महिला नागरिकों को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा मिलेगी। केशवराम काशीराम शास्त्री उच्च शिक्षा परिवर्तन निधि शुरू की जाएगी। इसके लिए 1000 करोड़ का बजट आवंटित होगा। नड्डा ने कहा कि 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने के उद्देश्य से गुजरात ओलंपिक मिशन शुरू करेंगे। विश्व स्तरीय खेल बुनियादी ढांचा तैयार करेंगे। गुजरात भाजपा अध्यक्ष पाटिल ने कहा कि घोषणा पत्र तैयार करने के लिए गुजरात के 1 करोड़ से ज्यादा लोगों से राय ली गई। इसके लिए व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है। युवाओं से भी संपर्क किया गया। भारतीय जनता पार्टी का पहला संकल्प है कि हम 10,000 करोड़ रुपए गुजरात कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर कोष के तहत हम खेदूत मंडीज, मॉडर्न एपीएमसी, सॉर्टिंग और ग्रेडिंग यूनिट्स, कोल्ड चेन्स, वेयर हाउसेस और प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर्स यानी किसानों के दृष्टि से उनकी मार्केटिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं। हमारा दूसरा संकल्प है कि हम 25,000 करोड़ रुपए खर्च करके इरिगेशन की फैसिलिटी को, सिंचाई की फैसिलिटी को सुजलाम सुफलाम और सोनी योजना के तहत हम लगभग इसको आगे बढ़ाने में पूरे का पूरा योगदान करेंगे। इसी के साथ साथ हम साउथ गुजरात में और सौराष्ट्र में 2 सी फूड पार्क्स खड़ा करेंगे और उसके दृष्टि से हम एक वृहत योजना बना करके 2 सी फूड पार्क्स, एक सौराष्ट्र में और एक साउथ गुजरात में हम स्थापित करेंगे। इसी के साथ साथ जिसमें यह फर्स्ट ब्लू इकोनॉमी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा और इसी के साथ साथ मछली मारने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो हमने किसानों की चिंता की, इरिगेशन की चिंता की और हमने ब्लू इकोनॉमी की चिंता की और उसी के तरीके से हमारे जो सी के किनारे रहने वाले हमारे मछुआरे भाई हैं उनकी हमने विशेष योजना के तहत चिंता की है। इससे पहले कांग्रेस भी अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलने का वादा भी किया है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने भाजपा के संकल्प पत्र को धोखा पत्र करार देते हुए रेवड़ी कल्चर पर सवालिया निशान दागे। बीजेपी का जो ये मैनिफेस्टो है
ये मैनिफेस्टो नहीं है, कोई संकल्प पत्र नहीं है, ये भाजपा का धोखा पत्र है। अब आप सोच रहे होंगे धोखा पत्र क्यों है? मैं तो कह रहा हूं धोखा पत्र के साथ साथ ये झूठा पत्र भी है कि इसमें जिस तरह से बड़े बड़े झूठ बोले गए हैं उसका पूरा पुलिंदा है इसके अंदर। हम पूछना चाहते हैं मोदी साहब, आप तो कहते थे कि देश में रेवड़ी कल्चर नहीं होना चाहिए, और यह आपका जो आज का मैनिफेस्टो आया है, इतना लंबा चौड़ा जो डॉक्यूमेंट आपने गुमराह करने के लिए बना दिया है, ये तो पूरा का पूरा रेवड़ी पत्र है। जो दूसरी सरकारें कर रही थी या दूसरी पार्टियां अगर करना चाहती हैं तो आपको रेवड़ियां लगती हैं। अगर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में स्कूटी देने का वायदा करे तो रेवड़ी है, और आप स्कूटी देने का वायदा करें, मैं समझता हूं धोखा है। आप एक्सपोर्ट की बात करते हैं, गुजरात का व्यवसायी हमेशा से एक्सपोर्ट करता आया है, राजकोट से टूल्स और अंकलेश्वर से कुछ और कपड़ा सूरत से हमेशा से एक्सपोर्ट होता रहा, आज भी एक्सपोर्ट हो रहा है। सरकार की नीति तो यह होनी चाहिए इंपोर्ट कितना हुआ वो भी बताएं। चाइना से पिछले एक साल में लगभग ऑलमोस्ट डबल इंपोर्ट हो गया हिंदुस्तान का, लेकिन उसके बाद उसके ऊपर आप नहीं बोलेंगे। अब हम सिलसिलेवार चलते हैं एक एक विषय के ऊपर। सबसे पहले शिक्षा। हमने कहा यूजी से पीजी तक शिक्षा मुफ्त देंगे। इन्होंने नकल तो कर ली, पर ये भूल गए कि पिछले मैनिफेस्टो में भी यही लिखा था इन्होंने कि हम लड़कियों को फ्री शिक्षा देंगे। तो भाई कितने लड़कियों के स्कूल खोले? हमारे पास तो जो आंकड़ा है उसमें यह है कि 6000 से ज्यादा स्कूल आपने बंद कर दिए। हमने कहा कि अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलेंगे 3000, आपने कहा 20,000 स्कूलों का अपग्रेडेशन करेंगे। 20,000 स्कूलों का अपग्रेडेशन होगा, हम उस पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। हमने कैलकुलेट किया कि 20,000 स्कूलों पे अगर 10,000 करोड़ है तो एक स्कूल पे कितना आएगा? अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस घटा दे तो 6 लाख रुपए आता है। भाजपा वालों से पूछिए 6 लाख में तो 1 से 1.5 कमरा बनता है। भाई आप स्कूल का अपग्रेडेशन कर देंगे। आप कह रहे हैं कि धोखा पत्र, जो क्यों कह रही है कांग्रेस? हम इसलिए कह रहे हैं कि आप धोखे देते हैं। पिछली बार भी कुछ नहीं किया था, 5 सालों में घोषणा पत्र हमने पूरा पढ़ा, और इस बार का जो घोषणा पत्र है, इनका संकल्प पत्र है, वो संकल्प पत्र नहीं है, वो धोखा पत्र है। कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती है 5 साल पिछले देख लीजिए या 27 साल पिछले देख लीजिए, आपने केवल गुजरात की जनता को चूसने का काम किया है। आपने उनको ना कोई अधिकार देने का काम आगे बढ़े हैं आप, और ना ही आप किसी भी तरह से उनके विकास की सोच रहे हैं। गुजरात की जनता स्वयं समृद्धशाली है, वो अपने आगे बढ़ने के रास्ते ढूंढती है, और आप उस पर कमल का फूल लगाकर ये शो करें कि आपने विकास कर दिया है, तो ये पूरा बड़ा धोखा है। इस धोखा पत्र को कांग्रेस पार्टी सिरे से खारिज करती है कि इस धोखे को गुजरात की जनता स्वीकार नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी की 106 विधानसभा बैठक के भाजपा उम्मीदवार शंभूनाथ टुंडलिया का पैसे देते हुआ वीडियो वायरल हुआ है। भावनगर नजदीक वल्लभीपुर तहसील के जलालपुर गांव में भारतीय जनता पार्टी की 106 विधानसभा बैठक के उम्मीदवार शंभूनाथ टुंडलिया का चुनाव प्रचार के दौरान बालिकाओं को पैसे देने का वीडियो वायरल हुआ है। उम्मीदवार की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी शहर प्रमुख ढोल बजाने वालों पर पैसे उछालते नजर आए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा ही यूं खुलेआम आचार संहिता का भंग देखने को मिला। शारीरिक रूप से अक्षम, दिव्यांग और वरिष्ठ मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने उनके घर जाकर पोस्टल बैलेट पेपर के जरिए मतदान कराने का इंतजाम किया है। देश के हर नागरिक को चुनाव में मतदान देने का अधिकार है, चाहे वो दिव्यांग हो, वृद्ध हो या बीमार। चुनाव आयोग द्वारा वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग जनों के घर पर मतदान कराने की प्रक्रिया शुरू की गई है। वडोदरा में समाविष्ट 5 विधानसभा मतक्षेत्र के मतदाताओं के घर जाकर चुनाव अधिकारी वहीं पर मत कुटीर बनाकर मतदान करवा रहे हैं। पोस्टल बैलेट के नोडल अधिकारी
अधिक कलेक्टर नैना पाटड़िया के अनुसार वडोदरा शहर में 31, रावपुरा बैठक से 23, सयाजीगंज बैठक में 112, अकोटा बैठक में 107 और मांजलपुर बैठक के लिए 88 मतदाता 12D फॉर्म भरकर मतदान करने तैयार हैं। इन मतदाताओं में महत्तम 80 साल के ऊपर की आयु वाले और दिव्यांग है। भारत के चुनाव आयोग द्वारा दी गई मार्गदर्शिका के अनुसार ये कार्यवाही की जा रही है, जिसमें पोलिंग स्टाफ पुलिस सुरक्षा के साथ मतदाता के घर बैलेट पेपर लेकर जाकर मतदान करवा रहे हैं। जिला चुनाव अधिकारी और जिलाधीश अतुल गौर के मार्गदर्शन में कोई भी मतदाता मतदान से वंचित न रहे, इसके लिए ये कार्यवाही की जा रही है। वडोदरा शहर जिले में 80 से अधिक दिव्यांग, वृद्ध और अशक्त मतदाता है। रावपुरा विधानसभा क्षेत्र के चुनावी अधिकारी RB परमार के अनुसार 23 मतदाताओं के घर पर ही मतदान का विकल्प दिया गया था, जिसके तहत 22 मतदाताओं का बैलेट पेपर से मतदान हुआ, लेकिन एक मतदाता की मृत्यु हो जाने की वजह से उनका मतदान नहीं हो पाया। संपूर्ण वीडियोग्राफी के साथ गजेटेड अधिकारी और पुलिस की मौजूदगी में ये मतदान प्रक्रिया की गई। आना पहला ये भाई ने रिक्शा में लई जवा पड़ता था, तो ये भाई ने रिक्शा में पण बेसवानो अवाजथी गभराई जता था, पण त्यां मतदान करवा जई सकता था। अत्यारे तकलीफ कमरमा छे, तकलीफ एटला माटे चाली सकता नहीं, एटला माटे घरे अमे फॉर्म भर्युं हतुं अने सरकार तरफथी चूंटणी शाखामांथी कर्मचारी साहेबो आव्या अने सारी रीते मतदान कर्युं। अमने घणुं सारुं लाग्युं। गुजरात में आसाराम केस के गवाहों की हत्या के मामले में फरार आरोपी को हरिद्वार से पकड़ने में गुजरात ATS को बड़ी सफलता मिली है। गुजरात के बहुचर्चित आसाराम केस में गवाह अखिल कुमार गुप्ता की हत्या मामले पिछले कई वक्त से आरोपी की जांच की जा रही थी। इस मामले गुजरात ATS ने पूर्व सूचना के आधार पर उत्तराखंड के हरिद्वार में पहचान छुपाकर साधु बनकर रह रहे 38 साल के प्रवीण कांबले को गिरफ्तार कर लिया है। અને સાથે સાથે જ્યારે આના કેસ ચાલતા હતા તો લીગલ મદદ પણ કરતો હતો। 2015માં સુરતમાં 2307ના કેસીસમાં આ જે પ્રવીણ વકીલ છે આનો નામ ખુલ્યો હતો, જે તે વખતે આને બેલ મળી ગયા હતા અને એના પછીથી એના જે પરિવારજનો છે અને એના જે મિત્રજનો છે બધાથી કોન્ટેક્ટ કાપીને હરિદ્વાર ખાતે છુપીને રહેતો હતો। હવે એ દરમિયાન એ કોઈ બીજા કોઈ ક્રાઇમ કર્યા છે કે કેમ એ આનો ઇન્ટ્રોગેશનમાં આગળ આવશે। हरिद्वार में जो आशाराम बापूनाथ जो आश्रम जो है एनी अंदर पहला रहता तो पछी ये बहार अलग थी कुटिया बनावीने रहवा मळ्यो अने त्यां आप जाणो छो ए धार्मिक नगरी है, त्यां एने जे मळी जाय वस्तुओ एनाथी एने काम चलावतो। ए केसनी जे मूल तपास है हूँ आपने कीधुं कि मुजफ्फरनगर में थई छे। मुजफ्फरनगर में पहला बे जे शूटर है कार्तिक अने नीरज आनी धरपकड़ थई छे। आशाराम तरफथी जे इंस्ट्रक्शन्स जे छे मर्डर करवानो ए प्रवीण वकील मार्फते आपवामां आवेलो हतो। तो हवे ए प्रवीण वकीलनी अटक पछी आगळनी जे तपास करनार एजेंसी छे ए एमां आगळनी कारवाई करशे। आप बधाने खबर हशे कि ज्यारे आसाराम अने एना सन उपर केसीस रजिस्टर थया हता एना पछी ए केसीसना विटनेसेस हता, एना मर्डर्सना केसीस जुदी जुदी जग्याओ पर रजिस्टर थया हता। आपणा राजकोटनी अंदर अमृत प्रजापतिनो मर्डर अने मुजफ्फरनगरमां अखिल गुप्तानो जे मर्डर थयो हतो। तो ए बाबतमां ATS काम करती हती। ATS ना PSI YG गुजरने थोड़ा टाइम पहला बातमी मળી હતી कि जे मुजफ्फरनगરમાં अखिल गुप्ताનો જે મર્ડર છે એમાં એક વોન્ટેડ આરોપી છે પરવીન શિવાજી કાંબલે ઉર્ફે પરવીન વકીલ। એ જે આરોપી છે એ હાલમાં એક સાધકના વેશમાં હરિદ્વારમાં રહી રહ્યો છે। એ બાતમી YG ગુજર દ્વારા ATS ના સિનિયર અધિકારીઓને બતાવવામાં આવી। એના પછી PI જયંત ચાવડા, PI નિખિલ બ્રહ્મભટ્ટ, YG ગુજર PSI અને બીજા સ્ટાફની ટીમનો ગઠન કરવામાં આવેલું અને એ ટીમ હરિદ્વાર ખાતે રવાના થઈ। હરિદ્વાર में જે બાતમીવાળી જગ્યાએ હતી એ જગ્યા ઉપર જ્યારે પોલીસે કોર્ડન કર્યો અને રાહ જોઈ તો એ પ્રવીણ શિવાજી કાંબલે જે છે એ આપને ઘાટ કિનારેથી મળી આવેલો। એની વધારે જ્યારે પૂછપરછ કરવામાં આવેલી તો એનો જે નામ ઠામ છે એ પ્રવીણ શિવાજી કાંબલે જ જાણવા મળ્યો। એ મૂળ મહારાષ્ટ્ર બીડનો રહેવાસી છે। वडोदरा के सयाजीगंज विधानसभा मतक्षेत्र से कांग्रेस की उम्मीदवार अमीर रावत ने अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया। अब जबकि चुनाव प्रचार में बहुत ही कम दिन बाकी रह गए हैं, ऐसे में सभी उम्मीदवार अपने अपने मतक्षेत्र में चुनाव प्रचार तेज कर रहे हैं। आज सयाजीगंज विधानसभा मतक्षेत्र से कांग्रेस की उम्मीदवार अमीर रावत ने अपने साथियों और समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार किया। वे निजामपुरा, छाणी आदि विस्तारों में घूमी और लोगों से उन्हें भारी बहुमत से जिताने की अपील की। पूरे सयाजीगंज एरिया में जहाँ भी मैं घूमी हूँ, लोगों ने इस बार परिवर्तन की बात की है। डेफिनेटली परिवर्तन हो रहा है, वह दिख रहा है और कांग्रेस यहाँ सयाजीगंज की बैठक से इजीली विन कर रही है। ये मैं लोगों के जो प्रतिभाव है उससे अनुमान लगा रही हूँ।
इस बार सयाजीगंज की जो लड़ाई है वो मेयर वर्सेस ऑपोजिशन लीडर है, तो लोकल इश्यूज़ पे भी लोग ज़्यादा वजन दे रहे हैं। जिस तरह से मेयर के वार्ड में लोगों को अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ के काम नहीं हो रहे, गटर पानी रोड की जो समस्या है उससे लोग हैरान परेशान हैं। दूसरी साइड वार्ड नंबर 1, 2, 3 में लोगों ने पिछले 2 साल से हमारा काम देखा है। पिछले 5 साल से 2 टर्म हम काउंसिलर यहाँ पर है, सेकंड टर्म में, तो लोगों ने हमारा काम देखा है। लोग यहाँ एक प्रो इनकम्बेंसी का माहौल है। सब मिला के ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पर सयाजीगंज सीट से कांग्रेस इजीली विन कर रही है। आप देख रहे हैं VNM TV। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के उस पर खास खबरें अभी और भी हैं। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। आज भारतीय संविधान दिवस के उपलक्ष्य में डॉक्टर BR अम्बेडकर भवन में संविधान की जानकारी दी गई। भारत का संविधान बनाने में मुख्य योगदान देने वाले डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं। आज भारतीय संविधान दिवस के उपलक्ष्य में डॉक्टर BR अम्बेडकर भवन में छात्रों को भारतीय संविधान के बारे में विभिन्न वक्ताओं ने जानकारी दी। आज 26 नवेम्बर भारत सरकारे બંધારણ દિવસ તરીકે ઉજવવાનું નક્કી કરેલું છે। તે મુજબ ડૉક્ટર BR આંબેડકર ભવન ખાતે અમારા અભ્યાસ કરનાર વિદ્યાર્થીઓના નોલેજ માટે વિવિધ વક્તાઓને જુદી જુદી ફેકલ્ટીમાંથી બોલાવી અને એ વિશે બંધારણના જુદા જુદા મુદ્દા વિશે વિવિધ મુદ્દા વિશે માર્ગદર્શન આપવા માટે વત્તા બંધારણ દિવસની ઉજવણી કરવા માટે અમે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ। હું ડૉક્ટર BR આંબેડકર ભવન ટ્રસ્ટનો પ્રમુખ છું। મારી સાથે મારા મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી શ્રી મંગલમભાઈ B આજોલા છે। સાથે જે અમે ક્લાસીસ ચલાવી રહ્યા છે યુવા ઉપનિષદ, જેની હેડ ઓફિસ સુરતમાં છે, એના બ્રાન્ચ મેનેજર તરીકે અમારા સુખવાલભાઈ જે છે એ વિદ્યાર્થીઓને પૂરું માર્ગદર્શન સવારે 8 થી સાંજના 8 સુધી જુદા જુદા તબક્કે ક્લાસ લઈને આપી રહ્યા છે। गुजरात विधानसभा चुनाव को एक ही सप्ताह बचा है और इसी बीच अरावली जिले के शामलाजी में लाखों रुपए की शराब बरामद होने से चुनाव आयोग ने कार्यवाही के आदेश दिए हैं। गुजरात में चुनावी माहौल के बीच पुलिस ने भी चाक चौबंद कानून व्यवस्था को सुनिश्चित किया है। उसके बावजूद स्टेट मॉनिटरिंग सेल ने अरवली जिले के शामलाजी में आश्रम 4 रास्ता निकट से ट्रक में भरी हुई 38 लाख रुपए की शराब बरामद की है, जिस पर चुनाव आयोग ने कड़ी आपत्ति जताई है। चुनाव आयोग ने एक पत्र लिखकर डीजीपी को बॉर्डर पर सही रूप से वाहनों की जांच नहीं होती होने की शिकायत की है। अरवली पुलिस के पास इस मामले का खुलासा भी मांगा गया है। बॉर्डर पर तैनात स्थानीय पुलिस की पूछताछ और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई किए जाने के आदेश भी दिए गए हैं। शामलाजी समेत राज्य की सभी बॉर्डर पर तैनात स्थानीय अधिकारी और पुलिस की मिलीभगत से शराब की हेरफेर हो रही होने की आशंका जताते हुए चुनाव आयोग ने पुलिस से कानून व्यवस्था को चाक चौबंद किए जाने के आदेश दिए हैं। आज मनाए जा रहे संविधान दिवस के उपलक्ष्य में गुजरात के वडोदरा में भारतीय विचार मंच वडोदरा द्वारा भारतीय संविधान में भारतीयता पर एक खास कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है।
आज 26 नवंबर संविधान दिवस है। 2015 से हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी द्वारा यह संविधान दिवस की हर्षोल्लास भरी यह दिनचर्या शुरू हुई है। तो 26 नवंबर हर साल हम संविधान दिन मनाते हैं। संविधान दिन पर हमारे संविधान निर्माता और संविधान सभा जिसने हमारे यह संविधान का निर्माण किया उनको हम याद करते हैं और यह दिन हमें संविधानवाद कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की भी याद दिलाता है। संविधान दिवस का कार्यक्रम वैसे तो 2015 से लगातार पूरे भारत में हो रहे हैं, लेकिन केवल भारत ने संविधान प्राप्त किया, स्वीकार किया 26 नवंबर को 1949 में, उसको लेकर एक ड्राफ्ट फाइनल हमने स्वीकार किया। क्या केवल इतना मात्र ध्यान करने से जो संविधान का मूल उद्देश्य था या संविधान दिवस मनाने का उद्देश्य था? 2015 में तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में पहली बार इसको मनाया गया, लेकिन मैं आज के संदर्भ में जब विचार करता हूं तो मुझे लगता है कि संविधान दिवस मनाना ये उस ड्राफ्टिंग कमेटी की विशेषताएं क्या थी और संविधान किस तरीके से हमने स्वीकार किया उसकी प्रक्रिया को एक बार रिविजिट करना। लेकिन उसके जो डिबेट्स है उसमें हम जाते हैं तो हमको बहुत सारी चीजें ध्यान में आती हैं। बाबा साहब के बारे में माना जाता है कि उनको 60 संविधानों की जानकारी थी और राजनीति विज्ञान की जितनी मेरी जानकारी है इतनी विशद जानकारी संविधान के बारे में तत्कालीन समय में किसी और के पास नहीं थी। तो बाबा साहब का एक बहुत बड़ा योगदान इस संविधान के रूप में, उनका जो ज्ञानार्जन रहा, जो उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया उस रूप में देश को मिला है। तो इस नाते उस महापुरुष को भी हम संविधान के माध्यम से याद करते हैं। सर, संविधान दिवस पर सबसे बड़ी चर्चा यही होती है कि संविधान को हम लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। आज यहाँ बैठे लोग भी, क्योंकि बहुत वाइड सब्जेक्ट है, यहाँ बैठे लोग भी बहुत कुछ या काफी कुछ नहीं जानते होंगे। हम अपने बच्चों को, युवाओं को संविधान नहीं समझा पा रहे, नागरिकों को नहीं समझा पा रहे, क्योंकि भारतीयता, सिविक सेंस, ट्रैफिक सेंस, बहुत सारी चीजें इसमें सम्मिलित है। संविधान को कैसे ज्यादा से ज्यादा नागरिकों तक पहुँचाया जा सकता है? संविधान दिवस का सेलिब्रेशन ये उसमें एक अच्छा कदम है। दूसरा, लेकिन उससे महत्वपूर्ण मैं बात मानता हूं कि दुर्भाग्य से संविधान सभा में इस पर बहुत सारी चर्चा है। क्या सही में संविधान का ओरिजिनल ड्राफ्ट अंग्रेजी में लिखना चाहिए था क्या? इसको लेकर बाबा साहब के सामने ही प्रश्न है और संविधान सभा के बहुत सारे जो सदस्य हैं वो इस पर ऑब्जेक्शन रेज करते हैं। इंडिया दैट इज भारत है या भारत दैट इज इंडिया है, इस पर भी चर्चा होती है। तो मैं मानता हूं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारी समाज व्यवस्था, हमारा नेतृत्व, सारे ही इसमें कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि हमारी कलेक्टिव फेल्यूर है कि हम संविधान के सारे प्रावधानों को, संविधान की फिलॉसफी को भी पूरे समाज तक नहीं ले जा पाए। लेकिन इसमें कुछ बदलाव निश्चित शुरू हुए हैं, अभी नहीं। जब जब ऐसे डिबेट्स होते हैं, इमरजेंसी के कालखंड में हम देखते हैं संविधान पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई। फिर हम देखते हैं जब राजीव गांधी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के नेता थे और शंकर दयाल शर्मा ने उनको गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए बुलाया था और उन्होंने कहा मैं नहीं कर सकता, सबसे ज्यादा चर्चा हुई। क्राइसिस आता है तो चर्चा होती है, नॉर्मल कोर्स में नहीं होती है, यह समस्या है। तो मुझे लगता है कि हमको
संविधान दिवस को इसका भी एक बहाना बनाना चाहिए कि संविधान की फिलॉसफी को और संविधान के प्रावधान को हम समाज तक ले जाए, शिक्षा के माध्यम से भी ले जाए। अलग अलग दिवस, अलग अलग चित्र, अलग अलग जो चैप्टर्स और ये बने हुए हैं संविधान में, उसके भी विषयों को लेकर जाए। आज संविधान दिवस के अवसर पर भारतीय विचार मंच और ऑर्गेनाइजर वीकली के द्वारा जो कार्यक्रम रखा गया है वह सायं को होगा और उसमें पूर्व राज्यसभा सदस्य एकात्म मानव अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान के अध्यक्ष डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी का मूल उद्बोधन रहेगा और उसकी अध्यक्षता श्रीमंत राजमाता शुभांगिनी राजे गायकवाड़ जी करेंगी। उसमें दूसरा सत्र मध्य प्रदेश सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारी IAS अधिकारी श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव का रहेगा, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी करेंगे। और उसका जो तीसरा सत्र है वह बाबा साहब की विचारों पर केंद्रित रहेगा, जिस सत्र को मुझे संबोधित करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और उस सत्र की अध्यक्षता प्रफुल्ल केतकर जी संपादक ऑर्गेनाइजर करेंगे। मेरा ये मानना है कि संविधान दिवस की चर्चा के माध्यम से जन जन तक संविधान की जो मूल कल्पना है वो पहुंचना चाहिए। सभी व्यक्तियों को, नागरिकों को अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए, जिससे समाज में वह दिशा निर्देशन भी कर सकें और अपने हितों का संरक्षण भी कर सकें। तो यह कार्य जो 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया था वो स्तुत्य कार्य है, अनुकरणीय कार्य है। मेरा मानना है कि स्कूल और विश्वविद्यालय और समाचार पत्र और मीडिया हाउसेस इसके बहुत बड़े माध्यम हैं कि वह आम जनता तक ये विचार और संविधान की मुख्य बातें पहुँचें। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा लुभावन लॉलीपॉप से भरे संकल्प पत्र 2022 की घोषणा की गई। इस घोषणा पत्र में कुछ मुद्दों को देखकर ये साफ जाहिर हो रहा है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी की बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा फ्री देने की घोषणा से घबराई है। आज भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो संकल्प पत्र 2022 की घोषणा की गई। इस मुद्दे आयोजित मीडिया सभा में राजेंद्र त्रिवेदी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा तमाम क्षेत्रों को जोड़ते हुए आगामी 25 साल का रोड मैप संकल्प पत्र में तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर कोष के तहत 10,000 करोड़ का निवेश होगा। कृषि विकास के लिए एक सर्वाग्राही व्यवस्था को आधुनिक निर्माण के जरिए मजबूत किया जाएगा। 25,000 करोड़ के खर्च से समग्र गुजरात में सुजलाम सुफलाम योजना, लिफ्ट इरिगेशन समेत कृषि सिंचाई के वर्तमान नेटवर्क का वितरण होगा। गौशालाओं को मजबूत बनाने 500 करोड़ का अतिरिक्त बजट, देश की पहली ब्लू इकोनॉमी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण, दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में सी फूड पार्क, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत के तहत निःशुल्क इलाज व्यवस्था, इलाज के लिए प्रति परिवार वार्षिक 5 लाख से बढ़कर 10 लाख देने की बात की गई। केजी से पीजी तक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। 20 लाख बेरोजगारों को रोजगार और यूसीसी बालिकाओं को स्कूटी भेंट की जाएगी। यूं इस संकल्प पत्र में कई सारे लुभावने लॉलीपॉप भरे हैं। अब मतदाता ये लॉलीपॉप खाते हैं या उगलते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। હવે ટેકનોલોજીનો જમાનો આવ્યો છે, એના અપગ્રેડેશન માટે આ જીટીઆઈની સ્થાપના એ મહત્વનું પગલું બની રહેશે। મિત્રો, એમ્સની આપણે માંગણી કરતા હોઈએ ત્યારે એમ્સની બરોબરની સમકક્ષની 2 એમ્સના જેવી સ્થાપના થાય તેવી હોસ્પિટલો ગુજરાતમાં સ્થાપવાનો નિર્ણય લેવાઈ ગયો છે અને એ માટે ખૂબ જ ત્વરિત રીતે તમામ સુવિધાઓ હોસ્પિટલની મળે, તમામ વિભાગની મળે
એ માટેના પ્રયત્નો સંકલ્પ પત્રમાં જાહેર કર્યા છે. 48 લાખ ખેડૂતોને એમની વ્યાજ જે લોન લીધેલી એની વ્યાજ માફ કર્યું છે. ખૂબ મોટો નિર્ણય છે. અને 13 લાખ લોકોને ખેડૂતોને લોન વધારાની આપવાના છીએ એ સંકલ્પ કર્યો છે. 8 મેડિકલ અને 10 નર્સિંગ કોલેજો આદિવાસી વિસ્તારમાં સ્થાપવા માટેનો ખૂબ મોટો નિર્ણય સંકલ્પ પત્રમાં જાહેર કર્યો છે. પોલીસ ફોર્સ પણ સશક્ત થાય તેના તમામ પ્રયત્નો સંકલ્પ પત્રમાં જાહેર કર્યા છે. ખેડૂતો 10,000 કરોડ તેમના માર્કેટિંગ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર માટે, ખેડૂત તે ખેતી માટે એક બાજુ મજબૂત કરીએ છીએ ત્યારે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પણ ખૂબ એમને મજબૂત મળી રહે એટલે ખૂબ મોટું પેકેજ 10,000 કરોડનું સંકલ્પ જાહેર કર્યો છે. એના માટેનો ખર્ચ કરાશે. કૃષિની સિંચાઈનું નેટવર્ક 25,000 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે વધારાશે. ખૂબ મોટો નિર્ણય છે ગુજરાતના તમામ ખેડૂત ભાઈઓ બહેનો માટે. 3 નવી સિવિલ મેડિસિટી નો પણ નિર્ણય જ્યારે કરવામાં આવ્યો છે અને આ ભારતભરમાં પહેલો પ્રયોગ ગુજરાતમાં થઈ રહ્યો છે. શ્રમિક કાર્ડ આપવામાં આવશે અને આ શ્રમિક કાર્ડની અંદર 2 લાખની લોન ઉપલબ્ધ થાય શ્રમિકને એ માટેનો સંકલ્પ પત્રમાં નિર્ણય કર્યો છે. મહિલા અને તેમાંય જે સિનિયર સિટીઝન્સ છે એવી બહેનો માતાઓ માટે બસની અંદર સમગ્ર ગુજરાતભરમાં ફ્રી મુસાફરી કરી શકે, નિઃશુલ્ક મુસાફરી કરી શકે આવો સંવેદનશીલ નિર્ણય પણ આ સંવેદનશીલ સરકારે, ગુજરાત સરકારે કર્યો છે. આદરણીય મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સહિત આદરણીય ગુજરાતના પાર્ટીના અધ્યક્ષ CR પાટીલ સાહેબ અને તમામે આવેલા વિચારોનો જે સમૂહ, એનો જે અર્ક છે એ અર્ક આ સંકલ્પ પત્રમાં છે. મહિલાઓને આ 5 વર્ષ દરમિયાન મહિલાઓને સશક્તિકરણ કરવા માટે 1 લાખ નોકરીનું આહ્વાન સંકલ્પ પત્રની અંદર જાહેર કર્યું છે. બહેનો માટે વિશેષ કરીને ચિંતા કરી છે. સર સયાજીરાવ ગાયકવાડની નગરીમાં આપણે બેઠા છે ત્યારે દીકરીઓની અને મહિલાઓની અભ્યાસ માટેની ચિંતા સર સયાજીરાવ ગાયકવાડના સમયમાં થતી હતી. એનાથી પણ સબળ એક નિર્ણય લેવાયો છે સંકલ્પ પત્રમાં કે KG થી પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ સુધી દીકરી ભણે ત્યાં સુધીની તમામ ફી એની માફ. આ અદ્ભુત નિર્ણય, ખૂબ મોટો નિર્ણય સમગ્ર ભારતમાં પહેલીવાર ગુજરાતમાં કર્યો છે. રાજકોટ અને વડોદરા બંને શહેરોને મેટ્રો સિટી મળે, મેટ્રો મળે એ માટેનો સંકલ્પ પત્રમાં નિર્ણય જાહેર કરાયો છે અને એની ઝડપથી કાર્યવાહી થશે તેવો પણ સંકલ્પ પત્રમાં નિર્ણય કર્યો છે. गुजरात के वडोदरा की 146 पादरा विधानसभा के भाजपा उम्मीदवार ने पादरा की होलसेल और रिटेल सब्जी मंडी में व्यापारियों के साथ चुनाव प्रचार के तहत मुलाकात की. 5 दिसंबर के रोज आयोजित चुनाव के लिए 146 पादरा विधानसभा के भाजपा उम्मीदवार चैतन्य सिंह झाला ने पादरा तहसील में चुनाव प्रचार करते हुए पूरे जोर में जनसंपर्क जारी रखा. आज उन्होंने सरदार पटेल होलसेल और रिटेल सब्जी मंडी में व्यापारियों से संपर्क किया. व्यापारियों ने उनका स्वागत किया और आतिशबाजी की. भारत माता की जय के सूत्रों के साथ समर्थकों और भाजपा के कार्यकरों ने उन्हें उत्साह दिलाया. व्यापारियों ने उन्हें जिताने का विश्वास दिलाया. पादरा के गांव में भी मतदाताओं से संपर्क किया गया था. पादरा में उन्हें बहुत ही अच्छा प्रतिसाद मिला है. आज गुजरात विधानसभा માટે 146 પાદરા તાલુકા પાદરા શહેર માટે ચૈતન્યસિંહ ઝાલા નવયુવાન શિક્ષિત ઉમેદવાર અને કાર્યકર 20 વર્ષથી ભાજપ સાથે જોડે રહેલા અને નગર સેવા સદનમાં 20 વર્ષથી કાર્યશીલ માણસને ટિકિટ જ્યારે ભાજપ સરકારે ફાળવી છે તો તેમને આપણે જંગી બહુમતીથી જીતાડવો જોઈએ. નરેન્દ્ર મોદીના કાર્ય છે એવી ઘણી બધી યોજનાઓ આજે ગુજરાતની અંદર ફાળે ગયેલી છે. તો દરેક સમજુ અને યુવા ઉમેદવારોએ ગમે તે બહેનો ભાઈઓ દરેક મતદારે જંગી બહુમતીથી આજે જીતાડીને મોકલીશું તો ભાજપનું કમળ ખીલશે. પાદરા તાલુકાનું આપણું વિધાનસભામાં ગાંધીનગર કમળ પહોંચાડવું છે. દરેકને મારી અપીલ છે.
આજરોજ સરદાર પટેલ શાક માર્કેટ રિટેલ અને હોલસેલ વેપારી એસોસિએશને અમારું ખૂબ જ સારું સ્વાગત કર્યું છે, ખૂબ જ આવકાર આપ્યો છે અને ખેડૂત ભાઈઓએ પણ અમને સરદાર પટેલ માર્કેટમાં ખૂબ જ સારો એવો આવકાર આપીને વિશ્વાસ અપાવ્યો છે અને તેમના આ આવકાર બદલ હું તેમનો ઋણી છું. તેમની હરેક સમસ્યાઓ માટે હું તેમની સાથે રહીશ. તેમનો કંઈ પણ ખેડૂતોની સમસ્યા છે કે માર્કેટના વેપારીઓની સમસ્યાઓ છે તો તેમની જોડે ખડે પગે રહીને તેમને કોઈ તકલીફ નહીં પડે તેની પણ હું બાહેધરી આપું છું. अकोटा विधानसभा मत क्षेत्र में सनफार्मा रोड पर भाजपा के प्रत्याशी चैतन्य देसाई ने भव्य रैली निकालकर जनसंपर्क किया. अकोटा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने पुराने दिग्गज नेताओं के टिकट काटकर चैतन्य देसाई पर भरोसा जताया है. आज उन्होंने अपने अकोटा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में सनफार्मा रोड पर भव्य रैली निकाली जिसमें उनका फूलों से स्वागत किया गया. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे उन्हें बहुमत से जिताएं. इलेक्शन वार्ड नंबर 11 से कैंपेन किया है हमने. करीबन सन फार्मा रोड के आसपास से शुरू किया है और काफ़ी लंबा रूट है हमारा. हमारे साथ हमारे काउंसिलर है चिराग भाई बारोट जो दंडक भी है कॉरपोरेशन में, नरवी चूड़ासामा, संगीताबेन चौकसी और हमारे विधायक जी श्रीमती सीमाबेन मोहिले भी साथ जुड़े हैं. बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है सभी लोगों का और अच्छे मतों से जीतेंगे वैसी आशा सभी मतदारों ने हमको दी है. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेत्रंग आगमन से पहले बीटीपी के विधायक छोटूभाई वसावा ने उन पर शाब्दिक प्रहार किए. ગુજરાતમાં ચૂંટણી ચાલી રહી છે. આ ભારતના વડાપ્રધાન એ ગુજરાતના જ છે અને આખા ગુજરાતમાં ફરીને જે વાત કરે છે મતની, હું માનું છું કે 27 વર્ષથી ગુજરાતમાં શાસનમાં છે, પોતે પણ તે વખતે મુખ્યમંત્રી હતા, આજે ભારતના વડાપ્રધાન છે. તો સત્તામાં હોવા છતાં બી લોકોને મત માટે કાલાવાલા કરવા કેમ આવવું પડશે, મારો પહેલો પ્રશ્ન છે નરેન્દ્રભાઈ મોદીને. નેત્રંગની જે સભા છે એમની, ત્યાં આગળ એવી વાત કરે કે ભારતનું સંવિધાન શું છે, એમાં શું શું પ્રાવધાન છે આદિવાસીઓ માટે અને આ વસ્તી માટે, એનું કેટલું બજેટ છે અને કેવી રીતના એનું વિસ્તરણ કરવાનું છે એ વિગતે ચર્ચા કરે તો અમે માનશું કે આ ભારતના વડાપ્રધાનને હવે દેશના આદિવાસીઓને અને ઓબીસી એસસી એસટી બધાની લાગણી છે. આ તો ફક્ત મતની વાત કરે, મેં આ પ્રોજેક્ટ બનાવ્યા, તે પ્રોજેક્ટ બનાવ્યા, એ વાત બરોબર છે, પણ વડાપ્રધાન તરીકે તમે આવી બધી જૂઠી જે વાત કરો છો એના કરતાં તમે સંવિધાનની વાત કરીને કેટલા અત્યાર સુધી લાભ તમે આપ્યા છે તમારી સરકારની અંદર એ વાત કરો. તમે એટલું બધું ખરાબ કર્યું કે દેશ આજે મોંઘવારીથી બેરોજગારીથી ગ્રસ્ત થઈ ગયો છે. તો તમારી જિમ્મેવારી છે નરેન્દ્રભાઈ કે આ લોકોને જાણકારી આપો. તમે આવી સભાઓ કરીને છેતરવાની વાત છોડો. હવે લોકો જાગૃત થઈ ગયા છે, તમને ઓળખે છે, તમારા શબ્દને પણ ઓળખે છે. હવે તમારે આગળ બહુ જૂઠું બોલવાની જરૂર નથી, નહીં તો આ વર્લ્ડના તમે વિશ્વગુરુની જે વાત કરો છો ને तो विश्व ना मोटा ठग बनी जशो. बड़ोदरा की 141 विधानसभा मत क्षेत्र के वार्ड नंबर 15 में आज कांग्रेस के उम्मीदवार गुणवंत परमार ने जनसंपर्क किया. बड़ोदरा की 141 विधानसभा मत क्षेत्र के वार्ड नंबर 15 में कांग्रेस के उम्मीदवार गुणवंत परमार ने घर घर जाकर लोक संपर्क किया. परिवर्तन के आह्वान का सूत्र लेकर अपने कार्यकर्ता और समर्थकों के साथ इन्होंने फेरनी की और लोगों से उन्हें भारी बहुमत से जिताने के लिए अपील की. वार्ड नंबर 15 में मेरा बूथ जो आते हैं, ये बूथ का प्रेसिडेंट निखिल भाई पटेल, मेरे साथ सभी कार्यकर भाइयों और बहनों युवानों, आज वार्ड में जो चिमनलाल पार्क है, ये पार्क में मैंने शुभ शुरुआत सुबह 9 बजे से की है. मैं फेरनी में चल के जाता हूँ और लोगों को एक बात कहता हूँ कि आइए साथ में परिवर्तन लाना चाहिए. तो परिवर्तन की लहर शुरू भी हो गई है और मेरे 3 लाख से ज़्यादा मतदार यही बोलते हैं कि गुणवंत भाई आप आगे बढ़ो, हमको आप जैसे युवान और अच्छे लीडर की ज़रूर है. यहाँ लोगों का एक ही प्रश्न है कि गटर पानी और उनको रहने का घर की व्यवस्था नहीं है. ये सब कुछ के लिए करना चाहिए.
बच्चों को शिक्षण का प्रॉब्लम है, उसको उद्योग का प्रॉब्लम है, शिक्षण लेने से बाद उसको नौकरी नहीं मिलती है, विधवा जी को पेंशन नहीं मिलता है। सारी जो योजना है वो सरकार की कागज़ पे है, आज भी मिलती नहीं। लेकिन बढ़िया बढ़िया बात और उसका वड़ा प्रधान जी और गृह मिनिस्टर करते हैं। कल मैंने सुना है गुजरात में जो अमित जी बोलते थे कि अभी उसका विकास की क्या बात करते हैं, तो मैं उसको चैलेंज करता है कि आपने विकास किया है, मेरे सामने आ जाओ, मैं आपके स्टेज पे बैठ के बात कर सकता हूँ। इंडियन नेवी द्वारा आयोजित यूनिट राइड्स 2022 का गुजरात के अरावली जिला के मोडासा में भव्य स्वागत किया गया। अर्बुदा पेट्रोलियम द्वारा गुजरात के अरावली जिला के मोडासा में इंडियन नेवी द्वारा आयोजित यूनिट राइड्स 2022 का स्वागत किया गया। इस यात्रा में इंडियन नेवी के करीब 30 जवान बुलेट और बाइक के साथ 2500 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। 19 नवंबर को कर्नाटक के कारवार से यूनिट राइड्स की शुरुआत हुई। यह यात्रा दिसंबर को बिहार के दानापुर में संपूर्ण होगी। अर्बुदा पेट्रोलियम द्वारा इन सभी बाइक्स में फ्री में पेट्रोल भी भर कर दिया गया है। इंडियन ऑयल के सेल्स ऑफिसर हिमांशु जाटवा इस स्वागत कार्यक्रम में मौजूद थे। शहर में आवेल अर्बुदा पेट्रोलियम इंडियन नेवी ની ટીમ આવી હતી, જે કારાવારથી દાનાપુર જઈ રહી હતી, જેમાં આશરે 25 થી 30 બાઇક સવારો હતા, જે મોડાસા શહેરમાં આવી અને અબુદા પેટ્રોલિયમ દ્વારા તેમનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું। જે આ પ્રસંગે આઈઓસી કંપનીના સેલ્સ ઓફિસર હિમાંશુભાઈ પોતે પણ હાજર રહ્યા હતા અને અબુદા પેટ્રોલિયમના ઓલ સમગ્ર સ્ટાફ અને પૂરી ટીમ દ્વારા તેમનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું। जूनागढ़ के केशोद में आज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भव्य रोड शो किया। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 अब अपने अंतिम चरण में है। ऐसे में हर जगह सभाएं, रोड शो और विविध प्रकार से चुनाव प्रचार किए जा रहे हैं। आज जूनागढ़ के केशोद में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की मौजूदगी में भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में भव्य रोड शो का आयोजन किया गया। केशोद के 4 चौक से भाजपा कार्यालय मांगरोल रोड तक ये रोड शो आयोजित हुआ, जिसमें बाइक के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। पुलिस तंत्र द्वारा मुख्यमंत्री के रोड शो को लेकर कड़ा बंदोबस्त किया गया था। वडोदरा शहर में ललिता टावर के पास भारतीय जनता पार्टी के सयाजीगंज विधानसभा मतक्षेत्र के उम्मीदवार केयूर रोकड़िया ने जनसंपर्क चुनाव प्रचार रैली का आयोजन किया। आज वडोदरा शहर में ललिता टावर के पास भारतीय जनता पार्टी के सयाजीगंज विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार केयूर रोकड़िया ने चुनाव प्रचार रैली के साथ जनसंपर्क का आयोजन किया, जिसमें जेतलपुर, हरिजनवास और आसपास के सभी विस्तार में वे लोगों से मिले। यहाँ के लोगों ने केयूर रोकड़िया का फूलों से स्वागत किया। उन्होंने अपने साथियों समर्थकों के साथ आयोजित इस रैली में लोगों से मिलकर उन्हें भारी बहुमत से जिताने की अपील की। आज सयाजीगंज विधानसभा के अंदर जेतलपुर गांव, ललिता टावर, बड़ीवाड़ी, पतरा की चाल और ये सभी जो पुराने गांव थे, उनके अंदर आज पैदल लोक संपर्क हुआ है और उसके साथ जो जनता का भी समर्थन मिल रहा है वो अभूतपूर्व है। हम सभी का धन्यवाद करते हैं और ये जो समर्थन हमें जनता का मिल रहा है, इससे हमें पूर्ण विश्वास है कि हम जंगी मतों से जीत रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सांसद और भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ वडोदरा में चुनाव प्रचार के लिए आए। वडोदरा के वैश्विक हॉल में हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के सांसद और सुपरस्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ उपस्थित रहे। इस सम्मेलन में उपस्थित हिंदी भाषी लोगों को भोजपुरी में निरहुआ ने वोट अपील की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय समाज के लोग शामिल हुए। पूर्व सांसद जयाबेन ठक्कर और उत्तर भारतीय संगठन के अध्यक्ष राजकुमार राजपूत भी इस मौके पर उपस्थित रहे। वो अपना प्रवचन देंगे, हमको कुछ संदेश देंगे पार्टी से रिलेटेड और जो भी है। और पार्टी ने मेरे को तो ऐसे एक बार चांस भी दिया था। मैं तालुका का चुनाव भी लड़ चुका हूँ। पार्टी ने रूरल में रहते हुए मुझे बीजेपी ने टिकट दिया था। मैं 3 बार पंचायत का इलेक्शन भी लड़ चुका हूँ और 3 बार से मैं भारतीय अन्य भाषा सेल का अध्यक्ष का जिले में 2 बार अपना निर्वाह किया और अभी यहाँ भी निर्वाह कर रहा हूँ। इसलिए पार्टी ने नहीं दिया ऐसा कोई सवाल नहीं। हम लोग को पार्टी का जो समर्पण है, साथ है, वो हमको मिल रहा है और मिलते रहेगा। और हम भी, पार्टी हमारी गार्जियन है, हम अपने गार्जियन से मांगते रहेंगे और पार्टी का काम करते रहेंगे। ये सदैव हमारा रिश्ता बना रहेगा, इसमें कभी भेदभाव नहीं आएगा। क्या उद्देश्य जी, कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? पार्टी का जो हमारे जो वरिष्ठ नेता है निरहुआ जी, वो आ रहे हैं प्रचार के लिए, हमको संदेश देंगे। थोड़ा हमारा मनोबल बढ़ता है और हमारे भोजपुरी समाज के वो स्टार हैं,
और सांसद है। अमिताभ बच्चन वहाँ के हमारे बिहार के यूपी बिहार के अमिताभ बच्चन है वो, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है और वो संदेश हमारे लिए मायने रखता है। देखिए 11 बजे से 10:30 बजे से लोग यहाँ उनके राह देख रहे हैं। टूंक समय में हमको एक दिन पहले पर टाइम दिया गया था, हमारे DN ठाकुर साहब को एक दिन पहले टाइम दिया गया था और एक दिन में ही हम लोगों ने पूरा तैयारी किया है। गुजरात के ही मॉडल पे हम लोगों ने पूरे भारत में जो तरक्की देखी है, बस एक बार फिर से गुजरात में जब चुनाव हो रहा है तो जैसा कि पूजनीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये सिर्फ 5 साल के लिए चुनाव नहीं हो रहा है, ये चुनाव तय करेगा कि आने वाले 25 साल में भारत किस ओर जाएगा और भारत की तरक्की के लिए, भारत के विकास के लिए, भारत की मजबूती के लिए जो मंत्र हम लोगों ने गुजरात से लेके चला था वही मंत्र फिर से है। सिर्फ हमें कमल के निशान को याद रखना है, कमल के निशान को दबाना है और सारी समस्या का समाधान इसी मंत्र में है, क्योंकि कमल जहाँ जहाँ खिला है वहाँ वहाँ आप देखिए तरक्की हो रही है, विकास हो रहा है और लोग बहुत खुश हैं जहाँ जहाँ भी कमल खिला है। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा उपचुनाव में आजमगढ़ जो कभी कमल नहीं खिलता था, वहाँ के लोगों ने कमल खिलाया तो अभी वहाँ भी तेज़ी से विकास हो रहा है, बहुत तेज़ी से लोग तरक्की कर रहे हैं। वहाँ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है, वहाँ विश्वविद्यालय बन रहा है, वहाँ की सड़कें बन रही है, वहाँ का पुल बन रहा है, तो ये है कमल का कमाल। पाटन के कांग्रेस उम्मीदवार किरीट पटेल ने चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा के पूर्व महामंत्री KC पटेल को खुलेआम धमकी दी। नहीं અહીં એમને નક્કી કર્યું છે કે દરેક કામમાં ઝઘડા કરાવવા અંદર અંદર, એટલે તમને તમારું તો સંપેલું ગામ છે, તમે શાંતિપૂર્વક 5મી તારીખે 6 વાગ્યા સુધી તમે શાંતિ રાખજો। તમને ઉશ્કેરવાનો પ્રયાસ થશે, અંદર અંદર ઝઘડા કરવાનો પ્રયાસ થશે। કોક એમ સમજશે, એવું કહે છે કે હું બેઠો છું, ભાજપનો છું, સરકાર અમારી છે, KC પટેલ અમારા છે, ફલાણા ભાઈ અમારા છે, તો એમ કહેતા હોય તો KC પટેલને પૂછી આવજો। અહીં પેટ્રોલ પંપ બનાવ્યો ને, એ પેટ્રોલ પંપમાં 8 લાખ રૂપિયા દંડ ભર્યો, તોડવાનો હુકમ કર્યો, કોર્ટમાંથી સ્ટે લીધો। KC પટેલનો પેટ્રોલ પંપ બચાવ્યો નથી, આવી ગાયોને શું બચાવી શકશે? અને તોય સમજી લેજો, એ પોતાની જાતને દાદા સમજતા હોય કે અમે આમ કરી દે છું ને આમ કરી દે છું, તો એ દાદા હું કહી દેજો આ દુનિયામાં 2 જ દાદા છે, હનુમાન દાદા અને ગણપતિ દાદા, બધા બાકીના બધા દાદા જ છે। આ મીડિયાવાળા છે આ બધું કરશે એમને, જે આપણે કોનાથી ગભરાતા નથી। લોકશાહીની અંદર કોની જોડે રહેવું એ એનો અધિકાર છે। તમને હું ગમતો હોય તો મને મત આપો, ના ગમતો હોય તો તમે ગામમાં વિખવાદ કરાવી, કોમ વચ્ચે ઝઘડા કરાવી અને મત લેવાની નીતિ તમે બંધ કરજો। અને તોય એવું સમજતા હોય કે અમે આમ કરી લેશું તો તમે 5મી તારીખે 6 વાગ્યા સુધી શાંતિ રાખજો। 8મી આપણું વરઘોડું છે અને એ દાદાઓ ગમે ત્યાં છે, 9મી આપણે એનો હિસાબ કરી દઈશું, આપણને બધું આવડે છે, કોણ કેવા દાદાઓ છે આપણે સારી રીતે જાણીએ છીએ। ખાલી વાતો કરવાની, લોકોને બીવડાવવાથી કંઈ થતું નથી। पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने अहमदाबाद में पत्रकार परिषद का आयोजन कर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल उठाए। भारत के सनातन मान्यताओं के ज्वलंत प्रतीकों को एक नया सम्मान मिला है। सोमनाथ मंदिर आज इतना बड़ा पर्यटन स्थल हो गया, अंबाजी जहां रेलवे पहुंच रही है वहां भी डेवलपमेंट हो रहा है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, विश्वनाथ और अभी उज्जैन में महाकाल। तो अगर मैं एक लाइन में कहूं, सोमनाथ टू बद्रीनाथ वाया विश्वनाथ इन काशी, आज ये सभी बहुत सुंदर धार्मिक पर्यटन स्थल विकसित हो रहे हैं, जहां काशी में आने वाले पर्यटकों की संख्या बहुत बढ़ गई है। तो लोग अवसर मिलेगा, जॉब मिलेगा। तो आज सनातन धर्म के महान प्रतीकों को भी गुजरात में बहुत बड़ा सम्मान मिला है, जिससे पर्यटकों की संख्या बहुत अधिक बढ़ने वाली है। अयोध्या के मंदिर के बारे में तो आप सभी जानते हैं, बहुत बड़ा महान मंदिर बन रहा है और मुझे तो उस अयोध्या के मामले से दूसरा लगाव भी है। मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रोग्राम का वकील भी था जब केस जीते थे हम लोग, तो आज वो भी एक महान मंदिर बन रहा है। तो ये जो समावेशी डेवलपमेंट है, गरीबों का, महिलाओं का, आदिवासियों का, किसानों का, उद्यमियों का,
तो गुजरात एक बहुत मील की ऊंचाई प्राप्त कर रहा है और मुझे पूरा विश्वास है गुजरात की जनता निर्णायक, प्रामाणिक, अलौकिक बहुमत देगी, ये मुझे कहना। ऐसा है, मैं फिर कहूँगा, इस उनकी यात्रा पर मुझे कुछ नहीं, खूब मेहनत करें वो, बाकी हिंदुस्तान की जनता तय करेगी। लेकिन मेरा विनम्र सुझाव यही है, गोविंद जी और राहुल गांधी, पहले अपनी पार्टी को तो जोड़ ले भाई। इसलिए तो मैंने कहा कि उनके महान नेता जो आपके प्रभारी हैं यहाँ के, अशोक गहलोत, वो सचिन पायलट गद्दार कर रहे हैं, तो पार्टी तो बिखर रही है। मैं जो पहले बिखर गई उसकी बात तो नहीं करता। मालूम है ना आपको, ये पूरे नर्मदा बचाओ आंदोलन के केस में हमको कोर्ट में पेश होने का भी अवसर मिला था, जबलपुर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कई केसेस। ये पूरे नर्मदा बचाओ आंदोलन ने पूरी कोशिश की कि ये गुजरात में नर्मदा नदी पर जो बांध बना है, जो नहरें आई हैं, ये नहीं बने, और बगल में जो मध्य प्रदेश में नहरें बन रही थी नहीं बने। सरदार सरोवर डैम, इंदिरा सागर डैम, सबको एक प्रकार से रोकने की कोशिश की गई थी। और आज नर्मदा मां का पानी जो पहुंचा है गुजरात में, इसके लिए अभिनंदन करेंगे हम मोदी जी की सरकार का। और जब भी मैं जाता हूं केवड़िया, तो बगल में डैम है, डॉक्टर साहब याद है आपको, मैं एक बार वहां टहलता जरूर हूं और मैं बहुत भावुक होता हूं कि आज देखिए क्या चीज बनी है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन बिल्कुल पॉलिटिकल बॉडी थी, जिसके माध्यम से गुजरात को अहित करने की बात हो रही थी। मैं कांग्रेस के नेताओं को चैलेंज करता हूं, सच्चाई नहीं है कि मनमोहन सिंह की सरकार में डैम की ऊंचाई को लेकर बार बार भारत सरकार ने विरोध किया था। क्या कहना चाहते हो? सुप्रीम कोर्ट में कोई क्लियर एफिडेविट नहीं आया था भारत सरकार की ओर से। तो इस बातों पर आप ज्यादा बहस न करें, जरा होमवर्क कर लें। और ऐसे लोगों पर अगर राहुल गांधी जी कंधे पर हाथ रखते हैं तो गुजरात का कितना हित उनके प्राथमिकता में है, ये हम अवश्य कहना। वडोदरा के निजामपुरा के गरबा ग्राउंड में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सयाजीगंज भाजपा उम्मीदवार केयूर रोकड़िया के समर्थन में जनसभा का आयोजन किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज निजामपुरा के महसाणा गरबा ग्राउंड में सयाजीगंज के विधानसभा के उम्मीदवार केयूर रोकड़िया के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। यहां पर पुलिस प्रशासन द्वारा आसपास के 300 मकानों की खिड़की दरवाजे बंद रखने की सूचना दी गई है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में काफी विरोध है। इनका कहना है कि यहां लगभग 75% बुजुर्ग लोग रहते हैं। अगर 3-4 घंटे खिड़की दरवाजे बंद रहेंगे तो उनको परेशानी होगी। अगर कोई भी नेता या मंत्री प्रचार प्रसार के लिए आते हैं तो उसमें आम जनता को क्यों परेशान किया जाता है। यहाँ गरबा ग्राउंड के आसपास गल्लों और झुग्गियों पर भी कपड़े लगा दिए गए हैं ताकि ये सब अमित शाह को नजर न आए। आज हमारे यहाँ गुजरात में यानी और बड़ौदा में इलेक्शन का माहौल हो गया है। इलेक्शन में हर कोई नेता आता है, कांग्रेस हो, भाजपा हो, कोई भी नेता हो, अपने प्रचार के लिए आता है, ठीक है, सबको छूट मिलती है, इलेक्शन कमीशन उसकी परमिशन देता है, तो इसके हिसाब से सब यहाँ पे मीटिंग करते हैं। पर ये हमारा जो एरिया है, हम यहाँ पे कम से कम 45 ईयर्स से रहते हैं। यहाँ पे हमने ऐसा सुनने में मिला है कि यहाँ पे जब गृह मंत्री आने वाले हैं तब सबके दरवाजे, बारी ये सब बंद करनी पड़ेगी। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये विस्तार ऐसा है कि यहाँ पे ज़्यादातर 50% लोग सीनियर सिटीजन रहते हैं। अभी सीनियर सिटीजन को कल कुछ हो गया और उनको दरवाजे से नहीं निकल दिया था, उसकी जवाबदारी कौन लेगा। और ये एरिया इतना शांत है, यहाँ पे कभी भी कोई धमाल नहीं होती, किसी की भी मीटिंग हो, लोग शांति प्रिय है, हर एक लोग भाईचारा से रहते हैं, हर नात के लोग रहते हैं पर भाईचारा से रहते हैं और कभी यहाँ प्रॉब्लम नहीं होता है। जो पार्टी है उनकी मीटिंग करे, उनका विचार दशा है, हमें कोई उससे मतलब नहीं है। पर ऐसे अगर बारी दरवाजा आप सब बंद कर दोगे, सबको जेल की तरह अंदर पूर दोगे, उसका कोई मतलब नहीं। यहाँ पे छोटे छोटे जो लोग 4 रास्ते पे धंधा करते उनके भी सब बंद कर दिए हैं। तो इसका मतलब क्या, जब तुम इलेक्शन में ये प्रचार करने आते हो कि हमारे गुजरात में सब कुछ सुरक्षित है, तो आपको डर किस बात का।
गुजरात का चुनावी मूड, जहां से हम गुजरते हैं वहां पर कैंडिडेट के पोस्टर, बैनर नजर आते हैं। डभोई जब हम आने निकले तो रास्ते में बहुत सारे कैंडिडेट के पोस्टर, बैनर हमें नजर आए। जहां से हम गुजर रहे थे आम आदमी पार्टी की ऑफिस नजर आई, तो सोचा कि यहाँ भी देख लें। चुनाव प्रचार के लिए जिस तरह बहुत ज़्यादा दमखम लगा रही है आम आदमी पार्टी, लोगों को लुभाने की जहां कोशिश हो रही है, इस ऑफिस में चुनाव प्रचार के लिए जो मटेरियल आया हुआ है, ये देखे, एक मौको केजरीवाल ने, ये उनका टैगलाइन है। और यहाँ से सामान डिस्ट्रीब्यूट होता है। आम आदमी पार्टी कैंडिडेट अजीत ठाकुर का ये कार्यालय, जहाँ से प्रचार का सामान डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। आम आदमी पार्टी पहले टोपी के नाम से जानी जाती थी, मगर अब टोपी और खेस दोनों चीज़ें मार्केट में है। टोपी और खेस के साथ में इस पार्टी के कैंडिडेट और कार्यकर्ता नज़र आते हैं। यहाँ से रैली की तैयारी भी हो रही है, कुछ देर बाद रैली निकलेगी, इसीलिए भी यहाँ कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं। आम आदमी पार्टी का वजूद गुजरात में नहीं है, हिंदुस्तान में सिर्फ 2 ही जगह है, आप सब जानते हैं। दिल्ली में सरकार बनाई, पंजाब में फिर वो सरकार बनाने में काफ़ी सक्षम बने और वहाँ सरकार बनाई। गुजरात में जिस तरह अभी तक का जो हमेशा से चलती आ रही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सत्ता हमेशा रही है, और पिछले 25 साल से तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बनी हुई है, उसके सामने ये तीसरी पार्टी का विकल्प खड़ा हुआ है। जिसे भी बात करते हैं, हर एक व्यक्ति ये कहता है कि गुजरात में तीसरी पार्टी को कभी जगह नहीं मिली है। इसीलिए आम आदमी पार्टी को गुजरात में जगह बनाना काफ़ी कठिन डगर है। बात करते हैं, कार्यकर्ता हैं दिलावर भाई। दिलावर भाई, डभोई विधानसभा के कैंडिडेट के सपोर्टर हैं आप, अजीत ठाकुर के। कैसा रिस्पांस मिल रहा है? लोग किस तरह आपसे जुड़ रहे हैं, क्या कह रहे हैं? पूरा गुजरात बदलाव चाहता है। और वो बदलाव कैसे दिखता है? जैसे मोदी की बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है। कल बावड़ा में बोल रहे थे, उसकी बॉडी में दिखाई था वो हार रहे हैं पूरे गुजरात से। वो केजरीवाल का झाड़ू पूरा गुजरात में चल रहा है, ये मैं 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। और पूरा झाड़ू चल रहा है, लोग त्रास गए, थक गए, बस अजीत सिंह ठाकुर आगे बढ़ रहे हैं डभोई विधानसभा 140 में से। ये कैसे मुमकिन हो पाएगा, क्योंकि एकदम नई पार्टी है आम आदमी पार्टी, और गुजरात में तीसरी पार्टी को कभी जगह नहीं मिली। 10 साल से केजरीवाल को दिल्ली में मौका मिला, पंजाब में मौका मिला, हर पब्लिक को गुमराह करने की बात बीजेपी कर रही है। अभी पब्लिक गुमराह नहीं होगी, सबको बीजेपी वाली को गुजरात से बाहर निकाल देंगे। और 24 में दिल्ली में भी केजरीवाल ही हटाएगा, दूसरा कोई हटाने वाला नहीं है। और गुजरात में से बीजेपी हट जाएगी और आम आदमी की 136 सीट आ रही है। आम आदमी पार्टी के साथ में आम आदमी यानी कि आम जनता कितनी जुड़ती है, ये देखना होगा। कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा उम्मीद के साथ में और उत्साह के साथ नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं VNM टीवी और न्यूज स्टूडियो से ये थी अभी तक की खबरें। VNM की सारी न्यूज आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं। आप डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी, जॉय टीवी और रॉक टीवी पर 24 घंटे VNM न्यूज देख सकते हैं। तो देखते रहिए VNM टीवी, रहिए खबरों से और गुजरात विधानसभा के चुनावी माहौल से अपडेटेड। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।